Hello, friends. Welcome to Daily News Analysis of The Hindu. Today, the date is 25th December. So, let's get started. Now, after I would say from government's point of view, the massive success of electoral bond scheme, and second was the espionage by Pegasus. Okay. Now, after these two issues destroying our democracy, now third thing, and the worst that can happen is Election Commission of India. अब इसने क्या किया है, इसने रेकमेंड किया है सम चेंजेस इन इलेक्शन रूल एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. नाउ कांग्रेस इज प्लानिंग टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट ओवर द चेंजेस इन इलेक्शन रूल. नाउ इन इलेक्शन रूल्स में ऐसा क्या चेंज किया गया है? नाउ अंडरस्टैंड द होल स्टोरी दैट लोकसभा के इलेक्शन के टाइम हमने देखा दिन में वोटिंग होती है, इवनिंग तक उसका एक रफ परसेंटेज दे दिया जाता है, से 55% वोटिंग हुई है यहाँ पर. फिर उस डेटा को फाइनल कंपाइल किया जाता है, फिर मिडनाइट तक या नेक्स्ट डे तक इसमें कुछ परसेंटेज बढ़ के दिखता है. ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट में वोटिंग की हो आके लास्ट 1 आवर और सो. ओके, तो हाफ परसेंटेज 1% तक चीजें समझ में आती हैं. बट लोकसभा इलेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन हरियाणा असेंबली इलेक्शन देखा गया दैट एज हाई एज 6% तक का वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जा रहा था. एंड दिस रेज सम सीरियस डाउट एंड कंसर्न्स. तो यहाँ पर एक एडवोकेट ने पेटिशन फाइल की इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और वहां से हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिया कि आप इलेक्शन से रिलेटेड सभी पेपर्स और सीसीटीवी फुटेज, ठीक है, ये दे दीजिए इस एडवोकेट को जिसने ये डिटेल्स मांगी है. और अभी तक हमारे जो इलेक्शन रूल्स हैं 1961 में जो इनेक्ट किए गए थे, इसमें अलाउ भी था, इसमें लिखा हुआ था कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी पेपर्स, सीसीटीवी वीडियोस, फुटेज, वॉट जो भी चाहिए वो पब्लिकली सभी को अवेलेबल होंगे. ओके, एनी पर्सन कैन आस्क फॉर दैट, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी में राइट है, क्योंकि इलेक्शन फेयर होने पे ही आपकी डेमोक्रेसी डिपेंड करती है. नो, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही किया है. ओके, खुद से नहीं किया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन किया दैट यहां पर इसमें आप चेंज कर दीजिए कि सभी लोगों को नहीं दी जाएगी, यानी कि कॉमन मैन पब्लिक को नहीं दी जाएगी, सिर्फ जिनको स्पेसिफाई कर दिया गया होगा सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी डिटेल्स. ओके, तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बिकॉज इलेक्शन कमीशन का ये कहना था हरियाणा असेंबली के टाइम, और महाराष्ट्र असेंबली में भी इस तरह की चीजें देखी, लोकसभा इलेक्शन में भी देखी, दैट लास्ट के 1 आवर में जो लोग क्यू में खड़े रह जाते हैं, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 6 बजे तक की वोटिंग है या 5 बजे तक की है, उसके बाद जो लोग क्यू में थे एटलीस्ट उनको तो वोट आगे होता रहता है, लेकिन हम लोग इसके बाद की काउंटिंग तुरंत नहीं करते हैं, बाद में अपडेट करते हैं. बट इलेक्शन कमीशन का ये जो आंसर है ये बिल्कुल एकदम मिसलीडिंग है, बिल्कुल बेकार सा जवाब है. ठीक है, तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने की बजाय आपने उल्टा क्या किया कि आपने वो वो वजह ही खत्म कर दी जिसकी वजह से ये डाउट्स रेज किए जा रहे थे. ओके, सो यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961 restricted citizens right to access certain election related records. Okay, so again this will be one more regressive step under this government. कुछ बच्चों को लगता था कि आई एम वेरी मच अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. जहां एप्रिसिएशन होना चाहिए वहां है, फॉरेन पॉलिसी में एप्रिसिएशन है. आर्टिकल 370 रिमूव करना किसी और प्राइम मिनिस्टर की बस की बात नहीं थी, वो यही गवर्नमेंट कर सकती थी, उसने किया. ओके, आई वुड नॉट से कि रिमूव किया, वो है वहां पर अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 370 अभी भी है, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें जो भी ऑटोनॉमी दी गई थी वो सब खत्म कर दी गई है. ओके, सो इंटरव्यू में कभी ऐसे मत बोल देना कि खत्म कर दिया गया आर्टिकल 70. खत्म नहीं किया गया है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है. ओके, यहाँ पर अब पब्लिक को एक्सेस नहीं मिलेगा ऑफ सीसीटीवी कैमरा फुटेज फ्रॉम द पोलिंग बूथ एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ द कैंडिडेट्स. राइट, ये सारी चीजें अलाउ होती थी, पब्लिक को एक्सेसिबल होती थी अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 93 ऑफ 1961 रूल्स. एक एक चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यूनियन लॉ and justice ministry restricted access to only, now focus on this word, only certain election records specifically mentioned in the rules. अब सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ चीजें जो स्पेसिफिकली इस रूल में मेंशन कर दी जाएगी सिर्फ वही चीजें आपको एक्सेसिबल होंगी. ओके, और यहां पर इनका कहना है इट इज डन टू प्रोटेक्ट द पोल प्रोसेस फ्रॉम फॉल्स नैरेटिव्स थ्रू मिसयूज और डॉक्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स.
और ये सब क्यों आया? जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन को कि एक एडवोकेट ने पिटीशन लगाई थी हरियाणा असेंबली इलेक्शंस को लेकर कि इनको ये सारी डिटेल्स दी जाए, बट डिटेल्स देने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, सेंटर को रेकमेंड किया कि आप इस तरह के अमेंडमेंट कीजिए, और यहां पर उन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दिया। नाउ इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका काम है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन नॉट बी अलाउड टू यूनिलेटरली एंड विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन अमेंड सच ए वाइटल लॉ इन सच ए प्रेजेंट मैनर। तो यहां पर कांग्रेस बिल्कुल सही है दैट ये सुप्रीम कोर्ट ने मैटर जाना चाहिए, एंड लेट्स सी कि हमारी जुडिशियरी जिसका काम है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस की जा रही है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है? द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इज फास्ट इरोडिंग। ओके, इसी से रिलेटेड हम एक और आर्टिकल पे जाएंगे विच इज ऑन द एडिटोरियल पेज, फिर हम वापस से आएंगे इसी पेज पर। okay, इसे भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। दिस हाइड एंड सीक Election Commission of India explanation on December 24 in response to Congress Party charge regarding voter turnout data in the recent assembly election is unlikely to allay the growing concerns regarding the integrity of election process। इन्होंने वहां पे यही रिस्पॉन्स दिया कांग्रेस को कि जो लोग क्यू में खड़े हुए थे लास्ट के 1 घंटे में, उनको बाद में उन्होंने बाद में वोटिंग की है शेड्यूल टाइम के बाद भी, तो वो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये चीज रेकमेंड की, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रेज करती है इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पे। ऑन December 20 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंटर अमेंडेड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट public access to poll documents except for those that are specifically mentioned in this rule itself। okay, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं किए जाएंगे और कॉमन मैन को तो अवेलेबल बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। ओके, बट आप हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं भी इतने वाइटल मैटर पर कोई डिबेट नहीं सुनोगे, ना रूलिंग पार्टी के लोग कोई पॉइंट्स रख रहे हैं इस पे, और ऑपोजिशन वाले जो रख रहे हैं तो उनको सुनाया नहीं जा रहा है, न्यूज में दिखाया नहीं जा रहा है। बट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हार्म करेगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेड इट डज नॉट वांट टू शेयर सीसीटीवी फुटेज ऑफ द बूथ साइटिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। तो क्या ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने साल से नहीं थे? इतने इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ, मल्टीपल स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं हर साल, तब तक ये कंसर्न नहीं था। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप ये कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा लग रहा था कि ये नहीं जीत सकती बीजेपी दोबारा, ठीक है, इट वॉज अ सरप्राइज जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे जीता। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स अगर मांगे गए और हाई कोर्ट ने कहा भी कि दे दीजिए रिकॉर्ड, वो तो रूल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिए जाते हैं, हर बार दिए जाते हैं, हर स्टेट के दिए गए आज तक, तो फिर यहाँ पर सडनली कौन सी बड़ी बात हो गई? Right. Punjab and Haryana High Court directed the ECI to share all documents related to Haryana Assembly elections, including CCTV footage, to a private citizen. Now, the amended rule now says that only those papers, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा था इसने? All documents, कोर्ट ने कहा all documents, सारे डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, बट यहाँ पर अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा? Only those papers that are specified in it, that is under this uh, clause 93(2), only those papers that are specified in it are open to public inspection. For an institution that is so central to functioning of democracy, election commission is falling short on this count and damaging its own credibility। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी हमेशा से, शुरू में कुछ डेकेड में अच्छी रही, फिर इंदिरा जी के टाइम वापस से थोड़ी खराब होना शुरू हुई, राजीव गांधी के टाइम में थोड़ी खराब रही, उसके बाद टीएन सेशन जैसा एक ऑफिसर आता है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इमेज पूरी तरीके से बदल देता है। ओके, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल दबाव, या फिर आप कह लीजिए कि लालच, कुछ ना कुछ, ठीक है, उस वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी लूज किए जा रहा है। The allegations of electronic tampering of voting machines are misplaced and misguided। ये तो मानते हैं कि चलिए ईवीएम को आज तक तो कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि टेम्पर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हैकेथॉन थ्रो भी की थी कि कोई भी इंसान आए और हैक करके दिखा दे, बट कोई की पार्टी नहीं गई। ओके, बट द कंसर्न्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस सच एज पुलिस, यूपी में कई जगहों पे देखा गया जहां पुलिस ने आईडी कार्ड चेक कर करके कुछ मुस्लिम्स को, जिनको ये माना जाता है कि हाँ ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे यूपी में, उनको वोट डालने नहीं दिया पुलिस ने। ओके, तो पुलिस हाई हैंडेडनेस, कई जगहों पे झड़प भी हुई थी पुलिस के साथ, पार्टिसनशिप ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रोल से आपके वोटर आईडीज
आपके नाम काट दिए गए, आपको वोट नहीं डालने दिया गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। ओके, एंड वोटर सप्रेशन थ्रू वेरियस मीन्स आर वैलिड। तो ईवीएम का कंसर्न अगर हम एक बार को निकाल भी दें तो एटलीस्ट पुलिस का जो बिहेवियर रहा है, जो पार्टिजनशिप रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इलेक्टोरल रोल्स को लेकर एंड वोटर सप्रेशन को लेकर, ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है और ये वैलिड है। Of the particular concern is the dramatic rise in voter turnout in the final figures compared to the end of polling time. अब जब पोलिंग खत्म हो रही है 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे होती है आई एम नॉट श्योर, ओके, उस टाइम पे जितना वोटिंग परसेंटेज दिखाया जाता है उससे एकदम ड्रामेटिक राइज देखने को मिल जाता है जब इसके फाइनल फिगर्स दिए जाते हैं ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद। ओके, क्योंकि 6% तक का अगर जंप देखने को मिल जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आखिरी के 1 घंटे में इतनी वोटिंग हो गई होगी। Election Commission may well be right saying that voters who are in queue at the closing hour get recorded only in the final figures. But the easiest and perhaps the most credible way to establish this claim was to allow wide inspection of the relevant video footage. अगर आपका ये आप जो जवाब दे रहे हो कांग्रेस को, अगर ये ठीक भी है कि ये क्यू में थे लोग, उनकी काउंटिंग बाद में हुई, तो ठीक है, उसके लिए तो आपको वीडियो प्रूफ दे देना चाहिए था। बल्कि कि आप वीडियो प्रूफ देख लीजिए कि बूथ पर बाद में और कितने लोगों ने डाला है, वो जिसको करना है वो काउंटिंग कर लेगा बैठ के, राइट। बट जब आप इस चीज को देने से मना करते हो तो फिर क्वेश्चन मार्क तो उठता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एक्सप्लेन्ड दैट द कैंडिडेट्स हैव एक्सेस टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम प्राइवेट सिटीजन को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो कैंडिडेट है जो खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। Now it remains unclear how its officials will deal with the request from the candidates for records, including video footage, while the public will face default denial in most cases. अब कैंडिडेट आएगा भी अगर ये सारी चीजें लेने, तो कितने कैंडिडेट्स आ पाएंगे? ठीक है, वैसे ही आधे हार के सदमे में रहते हैं। बट जो जागरूक सिटीजन हैं, जो अवेयर हैं, या जो एनजीओ इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, या जो एडवोकेट्स वगैरह इसको लेके कंसर्न है, या आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह इसको लेके सीरियस है, वो लोग ये चीज करना चाहते थे, आपने उनको आउटराइट डिनाई कर दिया ये सब, राइट। सो ये जो चेंज किए हैं गवर्नमेंट ने, इट हैज रेज्ड मोर क्वेश्चंस अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज इंटेंशंस। ओके, उसी तरीके से कल एक और आर्टिकल हमने देखा था जहां पे यूएस के कोर्ट ने इजरायली जो कंपनी थी एनएसओ ग्रुप, उसको बिल्कुल लायबल ठहराया है कि पेगासस आपका जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल इसका यूज हुआ है। और ये केस की शुरुआत कहाँ से हुई? केस की शुरुआत हुई व्हाट्सएप की वजह से, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, इवन हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ने यही किया, अमेरिका में भी यही किया, कि व्हाट्सएप के थ्रू आपके मोबाइल में पेगासस वायरस इम्प्लांट किया गया। अब पेगासस वायरस डेंजरस इसलिए था क्योंकि आप चाहे फोन स्विच ऑफ भी करके रख देंगे और फिर आप अगर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं आमने सामने बैठ के, तो भी आपकी बातें उधर सुनाई दे रही हैं दूसरे को, राइट, फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी। ओके, तो पहले व्हाट्सएप ने इनके खिलाफ केस फाइल किया, एनएसओ ग्रुप के खिलाफ, कि इन लोगों ने हमारी एप्लीकेशन से छेड़छाड़ की है। और फिर वहां पे हाई को उनकी जो यूएस कोर्ट है उसने कहा कि यस, आपने लॉ को वायलेट किया है हमारे। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में जब ये हुई थी तो एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई। और साथ में जो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे, उन्होंने कहा भी था कि गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द कमिटी इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेगासस केस। ओके, सो पेगासस जासूसी बिल्कुल हुई है। इंडिया के सारे बड़े बड़े हाई लेवल पे बैठे हुए लोग, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, सीबीआई डायरेक्टर हो, आर्मी के बड़े बड़े रैंक के ऑफिशियल्स हो, इनकी वाइफ तक के फोन टैप हुए थे। ओके, इवन आरएसएस के भी सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए लोग, ऑपोजिशन पार्टीज के भी लोग, सबके कॉलिंग टैप हुई थी, उनके सीक्रेट्स निकाले गए। सीक्रेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पर्सनल लाइफ, बट सीक्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर illegal wealth, the corruption, whatever bank accounts they are having overseas, okay, whatever black money they are having, सारी डिटेल्स निकाली गई। बट वो डिटेल्स अगर निकाली भी आपने, अगर वो देश के लिए यूज होती तो एक बार को फिर भी ठीक था, बट आपने उसे पर्सनल लेवल पे यूज किया ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए। एनीवे, बट एटलीस्ट यहाँ पे एक फ्रेश रीजन तो मिल जाता है इंडिया को भी कि आप भी पेगासस की प्रोब फिर से कीजिए। US court decision holding an Israeli company liable for installing Pegasus. The focus is back on the center's questionable inaction. हमारी जो गवर्नमेंट है उसका टोटल इनएक्शन रहा था 2021 में। ये वो कंपनी है जिसने पेगासस वायरस बनाया था, और इस पूरे केस की शुरुआत हुई जब व्हाट्सएप ने केस किया एनएसओ ग्रुप के अगेंस्ट इन अक्टूबर 2019, alleging that its system was used by the Israeli company to plant the malware on approximately 1,400 mobile phones and devices for surveilling
their users. In the backdrop of this ruling, the question that arises in India is about the fate of the reports submitted by a court-appointed expert committee in 2022 और इस कमेटी को हेड किया था आरवी रविंद्रन ने। हालांकि इस रिपोर्ट ने ये कहा that technical committee found no conclusive evidence on the presence of Pegasus, but there are some kind of malware in 5 out of 1929 फोन जो कमेटी ने एग्जामिन किए थे। ठीक है, किसी तरह का malware तो था इन 5 फोन्स में आउट ऑफ 29, बट एट द सेम टाइम इन्होंने काफी सारी चीजें कंसर्न रेज भी किए थे। ठीक, और आज तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। फर्स्ट थिंग इज द रिपोर्ट इज नॉट येट मेड पब्लिक। उस टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सीजेआई रमाना, he observed in open court that government did not cooperate with the committee's investigation। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाता है कि गवर्नमेंट अगर गलत नहीं होती तो वो फुली कॉपरेट करती इसमें एंड क्लीन होकर बाहर आती, बट उसने कॉपरेट किया नहीं इन्वेस्टिगेशन में। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज यहाँ पर एक और क्लेम किया गया दैट कंट्री हैड सच आयरन क्लैड लॉज दैट इलीगल सर्विलेंस वाज नॉट पॉसिबल। अब गवर्नमेंट का सेकंड आर्गुमेंट ये था कि हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग लॉज है हमारे कि किसी भी तरह का इलीगल सर्विलेंस हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को कौन रोकेगा या कौन सा लॉ रोक लेगा गवर्नमेंट को अगर वो इलीगल सर्विलेंस करना भी चाहेगी। ओके, तो ये फालतू के क्लेम्स किए गवर्नमेंट ने। थर्ड इज इट एक्नॉलेज दैट इट्स एजेंसीज possess एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वुड जियोपार्डाइज नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे पूछा गया जब कि क्या इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की जो एजेंसीज हैं इनके पास इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर है, तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि देखिए अगर हम ये बताएंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं कौन से नहीं, तो ये नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है इंडिया की। देखिए, तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे काफी सारी चीजें गवर्नमेंट छुपा जाती है। यही उन्होंने आरटीआई के अमेंडमेंट में किया था। इट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्रेडिबल रिपोर्ट्स दैट पेगासस मे हैव बीन यूज्ड टू प्लांट एविडेंस ऑन कंप्यूटर्स टू फ्रेम डिसिडेंट्स। अब काफी सारे डिसिडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हो सकते हैं। अब क्या किया गया कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है सपोज, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक इस तरह की और भी रिपोर्ट्स आई थी जहां पे कहा गया कि एविडेंस भी इम्प्लांट किए गए इनके कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन में, यहां से भेज गए पेगासस वायरस के थ्रू। कुछ भी पेपर्स आपको भेज दिए गए, पीडीएफ भेज दी गई या कुछ और चीजें भेज दी गई, और बाद में जब आपके यहाँ रेड डली, आपके डिवाइस सीज किए गए, तो उसमें दिखा दिया गया देखिए आपके अकाउंट, आपके मोबाइल फोन या आपके कंप्यूटर से हमें ये डॉक्यूमेंट्स मिले, जबकि उस बेचारे के कंप्यूटर में वो थे ही नहीं। आपने ही पेगासस के थ्रू इम्प्लांट किए फेक एविडेंसेस ताकि जो डिसेंडेंट्स लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया जा सके। राइट, सो टाइम हैज कम फॉर सील रिपोर्ट्स टू बी ओपन एंड डीपर प्रोब बिगिन। तो इस कमेटी की रिपोर्ट को ओपन करना चाहिए और बताना चाहिए कि इसमें आखिर क्या था। ओके, सो ये दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के। अब हम लोग वापस चलते हैं फ्रंट पेज पे। अब थोड़ी सी टिडबिट्स देखते हैं। Now, 5 soldiers killed in vehicle fall in gorge in Puch. तो again a sad news. Then next is yeah, today's Christmas ना, so Merry Christmas. लायन टेल मकाओ, अगेन इस तरह के जब भी स्पीचेस आते हैं मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट, न्यूज़पेपर में हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। काफी सारे गवर्नर्स चेंज किए गए, बट अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जल्लीकट्टू आपको पता ही होगा इसके रिस्पेक्ट में, पहले भी हमने कई बार बात की इस पे। एक टाइम था जब जल्लीकट्टू इतना न्यूज में रहता था कि उस पर मेंस में क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस होते थे, बट अब नहीं आएगा। ओके, और ये आज से नहीं, ये संगम ईस्ट से प्रैक्टिस हो रहा है ये। ओके, इंडिया चाइना रीसेट नीड्स बोल्ड एंड न्यू थिंकिंग। अब इंडिया एंड चाइना की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आज जो मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल में, वो आप सिर्फ इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में ही, कहीं भी दो कंट्रीज के बीच में कोई टेंशन चल रही हो, कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो, ये सारे पॉइंट्स एकदम जनरल पॉइंट्स हैं, आप वहां यूज करेंगे। ओके, कंटेंट इसी तरीके से पढ़िए, हर एक चीज के लिए हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स याद मत कीजिए, बट पॉइंट्स को कहाँ अप्लाई कर सकते हो वो सोचिए। चाइना के रिस्पेक्ट में अभी हमारे यहाँ क्या क्या चीजें सुधरी और क्या नहीं, तो एलएसी पे चीजें इंप्रूव हुई है। तो इसने एक चीज तो दिखाई है कि अगर कोई टेंशन होती भी है, कुछ टेंशन इमर्ज भी हो रही है, तो डोंट जस्ट डायरेक्टली गो फॉर कन्फ्लिक्ट, रादर देन गो फॉर नेगोशिएशन, ट्राई टू रिजॉल्व थ्रू पीसफुल डायलॉग। और यही बात हम रशिया और यूक्रेन को भी कहते हैं, दे रिजॉल्व दीज इश्यूज थ्रू डायलॉग रादर देन बैटलफील्ड। ठीक है, बट हम एट द सेम टाइम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करते, हमारा स्टैंड वही है कि डायलॉग के थ्रू, पीसफुल मीन्स के थ्रू रिजॉल्व कीजिए, जैसे हमने चाइना के साथ ये टेंशन रिजॉल्व की। लेकिन अभी भी चाइना के साथ हमारे काफी इश्यूज हैं, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वीजा नॉर्म्स को लेकर।
ये अभी भी हम लोग इतना अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको। एफडीआई नॉर्म्स को लेकर हमने ऑटोमेटिक रूट से नहीं आने देते हैं चाइना की एफडीआई, हम लोग इसको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू आने देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज हमने एक दूसरे के जर्नलिस्ट को एक्सचेंज करना अभी बंद कर दिया है हाल फिलहाल। हाल जबकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज मीडिया है ना वो स्टेट कंट्रोल है, वो काफी नेगेटिव इमेज प्रेजेंट करता है अपनी कंट्री में इंडिया की। जब G20 समिट भी हुआ था तो जिनपिंग आए नहीं थे, बट उसके बाद हालांकि आई वुड से कि शायद जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी था, वहां पे चाइनीज मीडिया ने यही दिखाया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस इवेंट को यूज कर रहे हैं अपनी पर्सनल इमेज को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने भी यही कहा कि एयरपोर्ट से लेके जहां होटल तक है, होटल तक पीएम मोदी के दोनों तरफ पोस्टर ही पोस्टर थे, ठीक। G20 समिट कम लग रहा था और प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेरेमनी ज्यादा लग रहा था। ओके, तो ये तीन इश्यूज हैं जिनको अभी भी रिजॉल्व होना जरूरी है। इनफैक्ट अभी हमने दोनों कंट्रीज के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी बंद कर रखी हैं, राइट। और एक सबसे बड़ा इशू बनता है इंडिया के बीच और चाइना के बीच, वो है ट्रेड इम्बैलेंस। ओके, ये कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी बने हुए हैं। दूसरा कि हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड की, जब अभी मैंने गल्फ कंट्रीज डिस्कस की थी आपके साथ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डिस्कस किया था, इंडिया अफ्रीका रिलेशन, तब भी मैंने कहा था कि हम लोग कहीं भी जाएं दोनों के बीच में कंपटीशन बना रहता है, बट रादर देन कंपटीशन वी शुड लुक फॉर कॉपरेशन टू एड्रेस द इमर्जिंग इश्यूज ऑफ दीज कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ अमेरिकन कंट्रीज, राइट। इनके बीच जो इश्यूज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनके बीच इनकी जो डेवलपमेंट नीड्स हैं, इनकी हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, एजुकेशन नीड्स, इसमें इंडिया चाइना अगर कॉपरेट करें, बिकॉज दिस 21st सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज एशियन सेंचुरी ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना राइज। ओके, तो चलिए इस आर्टिकल से हमें कुछ जो अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं हम उन पे नजर डाल लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में कहाँ रेलेवेंस है इसका। तो GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया नेबरहुड पॉलिसी एंड इट्स रिलेशन विद चाइना एंड मल्टीलैटरलिज्म एंड इंडिया रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। सेकंड ट्रेड में ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि काफी ज्यादा इंबैलेंस चलता है हमारा चाइना के साथ, एंड इकोनॉमिक इंबैलेंस। ऐसे में इंडिया चाइना रिलेशंस हम लोग इसको करेंगे बाद में डिटेल में, अभी तक हमारे पास इतने पॉइंट्स तो हैं कि हम इजिली इसका आंसर बना लेंगे, ठीक है। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड अगेन आई विल रिपीट दोस सेम पॉइंट्स जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। दैट इन अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड disputes are bound to arise, but as a mature nations and mature and responsible nation, we should ensure that disputes don't leads to conflict. Okay, चलिए करंट कंटेक्स्ट की बात करें तो जो स्टैंड ऑफ था गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद, इसने टेंशन तो बढ़ाई थी, बट सब्सिक्वेंट डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट शो द पोटेंशियल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री टॉक्स। तो यही सेम पॉइंट्स आप कहाँ यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इसको यूक्रेन और रशिया के रिस्पेक्ट में भी। Okay, that they can resolve the disputes through talks. Okay, resolving disputes through diplomacy and military talks, जैसे इंडिया चाइना किया। बोथ नेशन फेस द चैलेंज ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू परस्यू कन्फ्रंटेशन और कोऑपरेशन इन द फ्यूचर। नाउ ये सब पे लागू होता है कि आपको कन्फ्रंटेशन करनी है या कोऑपरेशन करनी है। यूएसए और चाइना के बीच भी अगर आप बात करें तो व्हाट यू थिंक कि वर्ल्ड के लिए क्या अच्छा है, यूएस एंड चाइना के बीच कोऑपरेशन हो या कन्फ्रंटेशन हो, राइट। सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या है फॉर इंडिया चाइना। फर्स्ट इज बोथ नीड टू शन दिस हॉस्टिलिटी, बिकॉज इस हॉस्टिलिटी की वजह से और ज्यादा मिसट्रस्ट डेवलप होता है, मिलिट्री क्लैश होते हैं और इंस्टेबिलिटी आती है अपने पूरे रीजन में, पूरे एशियन रीजन में। ए पीसफुल कोऑपरेटिव अप्रोच कैन प्रिवेंट एस्केलेशन एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स आप रशिया यूक्रेन में भी यूज कर सकते हो कि शन दी हॉस्टिलिटी। ओके, उसी तरीके से आप इसराइल और अरब कंट्रीज में ही बोल सकते हो दैट ए पीसफुल कोऑपरेटिव अप्रोच ऑन कैन प्रिवेंट एस्केलेशन एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी या रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि वेस्ट एशिया काफी इनस्टेबल होता जा रहा है अभी। Second is pursue cooperation. Strengthen bilateral ties can reduce tension and create mutual benefits, particularly in areas of economic development and global governance. इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, यूरोपियन यूनियन। ये हजारों साल तक लड़ता रहा आपस में, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको ये समझ में आया कि टेंशन या लड़ाई खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की जाए जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो, और वो मिली इनको इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी इंटीग्रेशन कर दिया अपनी इकोनॉमीज का इन कंट्रीज ने, एकदम बॉर्डर्स खोल दिए, पूरा यूरोपियन यूनियन बना दिया, वन मार्केट बना के रख लिया,
एक यूरोपियन पार्लियामेंट बना लिया, यूरोपियन बैंक बना लिया और पूरी इकोनॉमी इनकी इंटीग्रेट हो गई, इसलिए इनके बीच वॉर भी खत्म हो गई। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। अब इंडिया की प्रायोरिटीज क्या है इसमें? फर्स्ट तो हमें जो पावर एसिमेट्री है चाइना के साथ वो अवॉइड करनी होगी, और ये पावर एसिमेट्री मिलिट्री रिस्पेक्ट में भी है और इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में भी है। क्योंकि एसिमेट्री अगर रहेगी तो चाइना कभी भी आपसे बराबरी से बात नहीं करेगा, क्योंकि बराबरी से बात बराबर वालों में ही होती है। तो इस एसिमेट्री को कम से कम किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम भी अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे भी ज्यादा तेजी से कर रहा है। इकोनॉमिकली भी हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा आगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाइज भी वो हमसे बहुत ज्यादा आगे। इंडिया शुड नॉट लेट चाइना डोमिनेट थ्रू दी पावर एसिमेट्री। अब चाइना कैसे कैसे डोमिनेट कर रहा है आज इकोनॉमी को, हमारे ही नहीं वर्ल्ड ओवर, ठीक है। पहले उसने चीप एक्सपोर्ट के थ्रू किया, और आज वो कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे मोनोपोली बना के, राइट। एंड शुड स्ट्रेंथन टाइज विद अदर नेशंस टू मेंटेन मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इसी के लिए हमने ये सब चीजें बनाई है ना, क्वाड हो गया, ठीक है, I2U2 हो गया, क्यों? ताकि पावर एसिमेट्री को कम से कम किया जाए थ्रू स्ट्रेंथनिंग आवर टाइज विद अदर नेशंस। Second is adopting the balanced policies. Now, India must avoid being seen as aligning exclusively with the West or against China. For example, the Quad. Okay, it should not be perceived as a tool to contain China. अब चाइना को यही लगता है कि क्वाड आप लोगों ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप मुझे रोक सको। तो हमने क्या किया इसके बाद? हमने यही किया कि हमने जो क्वाड था उसका जो डोमेन था उसको ब्रॉड करना शुरू कर दिया। जब मैंने आपको क्वाड पढ़ाया तब मैंने पूरा मेंस 450 प्लस में टॉपिक पढ़ाया आपको क्वाड। मैंने उसमें यही बताया था आपको कि हम लोग इसको और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजें जोड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे साथ में वर्क कर रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं, हम उसको ब्रॉड करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि इसका ये जो परसेप्शन है क्वाड का कि ये सिर्फ चाइना को कंटेन बनाया करने के लिए बनाया गया, हम लोग इस परसेप्शन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये हम लोग बैलेंस पॉलिसी ही लेकर चल रहे हैं। इंडिया मस्ट अपहोल्ड वन चाइना पॉलिसी बट मेंटेन ए फर्म स्टैंड ऑन इश्यूज लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड सॉवरेनिटी। अब वन चाइना पॉलिसी ये अटल जी के टाइम ही हमने एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है, वन चाइना, तिब्बत आपका है, ताइवान आपका है। हमने ताइवान के साथ भी अपने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। बट कहीं ना कहीं फर्म स्टांस रखना होगा जब बॉर्डर डिस्प्यूट की बात आती है, कि आप हमारी बॉर्डर में अंदर आओगे, कई किलोमीटर का होगे, ये भी हमारा है, तो नहीं, उसमें हमें थोड़ा सा टफ स्टैंड लेकर ही चलना होगा अपनी सॉवरेनिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक टाइज। डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक एंगेजमेंट कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ नेशन। और ये हमने देखा भाई कि काफी बातें की गई कोविड के टाइम के बाद से ही कि चाइना को बायकॉट करेंगे, बायकॉट करेंगे, बट हुआ ये उल्टा कि हमारी जो ट्रेड था वो और इंक्रीज होता चला गया, हमारा जो इंपोर्ट था चाइना से वो भी इंक्रीज होता चला गया। एरियाज ऑफ कॉपरेशन, अब किन एरियाज में हम कॉपरेशन कर सकते हैं? फर्स्ट, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में, ठीक है। इंडिया हमेशा बात करता है वी वांट टू बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हम अकेले ही क्यों, ठीक है। इंडिया एंड चाइना का मिलके करेंगे तो और ज्यादा बेटर हम लोग लीड कर सकते हैं जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया चाइना के बीच, ये बहुत जरूरी है इसको टैकल करना, ठीक है। ओवर $60 बिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस हम लोग लेकर चलते हैं चाइना के साथ, तो उसके लिए फेयर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। फॉर बिजनेस फ्रॉम बोथ साइड इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पीपल टू पीपल टाइज, अब एशियंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि चाइना में जो भी नॉलेज गया, रिलीजन गया, फिलोसफीज गई, ये सब इंडिया से गई। क्यों गई? पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की वजह से। So we need to encourage the cultural, educational, and professional exchanges despite reduced Indian presence in China due to visa issues. This can foster mutual trust. Okay, challenges हैं जिनको ओवरकम करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है मीडिया एंड प्रोपेगेंडा। चाइना का जो मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, जैसे हमारे यहाँ एक टाइम हुआ करता था सिर्फ डीडी नेशनल, डीडी न्यूज। तो इनका जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है, इट पोर्ट्रे इंडिया नेगेटिवली, इंक्रीजिंग मिसट्रस्ट, एंड बोथ नेशन मस्ट काउंटरएक्ट सच नैरेटिव। सेकंड इज हिस्टोरिकल टेंशन। आज भी वो जो इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 की, कहीं ना कहीं वो आज भी दोनों कंट्रीज के दिमाग में, हमारी आज की भी जो पॉलिसीज होती है, डिसीजंस होते हैं, वो उसी वॉर का हैंगओवर आज तक है दोनों कंट्रीज पे। सेकंड इज स्ट्रेटेजिक मिसस्टेप। बोथ कंट्रीज नीड टू अवॉइड अलाइनिंग स्ट्रिक्टली विद ब्लॉक्स। चाइना को भी पाकिस्तान के साथ स्ट्रांगली अलाई होना बंद करना चाहिए, और इंडिया को भी कहीं ना कहीं ये नहीं दिखना चाहिए कि इट इज वर्किंग एज यूएस अलाई अगेंस्ट चाइना। ओके, सो फ्यूचर को लेकर दोनों का क्या विजन होना चाहिए? रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंटल गोल्स, and geopolitical stability, that is collaborate on global governance issues like climate change, public health, and sustainable development.
डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो फर्स्ट वी नीड बोल्ड एंड ऑनेस्ट थिंकिंग, लीडरशिप ऑन बोथ साइड मस्ट एग्जिबिट maturity to resolve issues, focus on mutual benefits rather than ideological conflicts। ठीक है, ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं है कि आप कम्युनिस्ट हो हम लोग डेमोक्रेसी हैं, तो ये दोनों कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजिकल वे से हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए म्यूचुअल बेनिफिट्स की नजर से। Avoiding cynicism, real politics, that is practical politics, or narrow self-interest should not dominate the Indo-China relation. Instead, focus should be on long-term stability and shared prosperity. ओके, सो ये जितने पॉइंट्स इस आर्टिकल में थे ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जहां भी कहीं ग्लोबल लेवल पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स की बात हो। ओके, सो काफी जर्नलिस्टिक टॉपिक था। एनीवे ये सब छोड़िए यार, वोकल ऑन ग्रोथ, साइलेंट और इन्फ्लेशन बकवास टॉपिक्स है। ओके, इंडिया गॉट 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस इन 2024। ये ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि इंडिया को इस साल कितना रेमिटेंस आया है। रेमिटेंस क्या होते हैं, फॉरेन में जो इंडिया के लोग वर्क कर रहे हैं वो देश में कितना पैसा भेजते हैं, तो इंडिया में आया $129 बिलियन। ओके, $129 बिलियन। सेकंड नंबर पे रहा है मैक्सिको, $68 बिलियन, एंड थर्ड नंबर पे रहा है चाइना। अब ऐसा नहीं है कि चाइना से हम आगे हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं। चाइना में ये रेमिटेंसेस कम इसलिए हुए हैं क्योंकि अब उनके लोगों को बाहर अमेरिका या दूसरे देशों में जाके जॉब्स नहीं करनी पड़ती हैं। उनके पास खुद बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास खुद बेस्ट रिसर्च लेबोरेटरीज एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, और उनके यहाँ पर बेस्ट एंड सबसे हाई टेक लेवल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके लोगों को इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि चाइना में रेमिटेंसेस यहाँ से गिरना शुरू हुए हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में यहाँ से और ज्यादा बढ़ता चला गया है ये, और हम बहुत आज इतना ज्यादा गैप है, तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। इंडिया का टैलेंट आज भी बाहर जाके वर्क कर रहा है, जबकि चाइना का टैलेंट अब अपनी खुद की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि उनकी कंट्री ने उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी है उन्हें। ओके, इनफैक्ट कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनका रेमिटेंस पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। जस्ट लुक एट ताजिकिस्तान, इनकी पूरी जीडीपी अगर आप देखोगे तो उसका ऑलमोस्ट 50% तो रेमिटेंस से आता है बाहर से, यानी कि खुद की कंट्री में ज्यादा कुछ करने को नहीं है। सिमिलरली आप नेपाल को देख लीजिए, ये भी ऑलमोस्ट मोर देन 25%। अब इसके तो अधिकतर रेमिटेंसेस इंडिया से ही जाते हैं। ठीक है, नेपाली काफी इंडिया में वर्क करते हैं, बट ये हॉन्डुरस, निकारागुआ, ये सब क्या है, ये यूएसए के बहुत करीब हैं। ठीक है, इनके लोग वहीं जॉब करने जाते हैं। इवन मैक्सिको के भी काफी लोग यूएसए में ही जॉब करने जाते हैं, इसलिए आप यहाँ पे मैक्सिको को सेकंड नंबर पे देख रहे हैं। राइट, सो बस याद इतना ही रखना है कि इंडिया के पास $129 बिलियन का रेमिटेंस आया है इस साल। क्वांटम कंप्यूटिंग, अब क्वांटम कंप्यूटिंग मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स और इंडियन इंडियन इंडिया क्वांटम मिशन, ठीक है, ये दोनों चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं मेंस 450 प्लस के वीडियोस में। ठीक है, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा वो वीडियो, अगर देखना ही है एक बार तो वहां से देख लो। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होते हैं, क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होते हैं, इसको लेकर चैलेंजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, और आगे हम लोग को क्या इसमें करने की जरूरत है। ठीक है, तो जब से मैंने वो वीडियो बनाया था उसके बाद दो डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ पर हुए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं इसके बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, ओके, कि इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह। हाँ, ये जो एडवांसमेंट्स हुए हैं ये उस लेक्चर को बनाने के बाद हुए हैं। इसमें यहाँ पर एक शोर एल्गोरिदम है, इसको जान लीजिए। दिस इज ए ब्रेक थ्रू इन क्वांटम कंप्यूटिंग दैट इनेबल्स एफिशिएंट फैक्टरिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, पोटेंशियली ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल एनक्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि एनक्रिप्शन करने की भी एक लिमिट है अभी ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की, लेकिन अगर हम और ज्यादा नंबर्स यूज कर पाएंगे तो हम और अलग अलग तरह से एनक्रिप्ट कर पाएंगे इसको। राइट, तो दिस इज शोर्स एल्गोरिदम। नेक्स्ट इज रिसेंट माइलस्टोन दो अचीव हुए थे, एक था गूगल का साइकामोर प्रोसेसर और दूसरा था आईबीएम का क्वांटम सिस्टम। ठीक है, इसने डिमॉन्स्ट्रेट की थी क्वांटम सुप्रीमेसी, और इसने कुछ एडवांसेस शो किए थे एरर करेक्टेड इन क्यूबिट्स में। ठीक है, क्योंकि इसमें एरर जो होता है वो काफी एम्पलीफाई होता चला जाता है। ये सारे कंसेप्ट में पहले समझा चुका हूँ। इंडिया ने क्वांटम मिशन लॉन्च किया था, ये भी हमने डिस्कस किया था। 6000 करोड़ रुपीज का 8 ईयर का मिशन है, एंड वी विल फोकस ऑन डेवलपिंग क्वांटम कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। सो आई एम नॉट टेकिंग दिस आर्टिकल वंस अगेन बिकॉज ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। ओके, अदरवाइज फिर वो उतनी मेहनत करके वहां वीडियो बनाना 1 घंटे का, उसका कोई सेंस नहीं बनता अगर हमें सेम चीज बार बार डिस्कस करनी पड़े तो। इलेक्शन कमीशन ने जो रूल अमेंड किए हैं वो हमने जान लिए हैं आज। आगे चलते हैं। स्टेट रिफाइनर्स में बाय मिडिल ईस्ट ऑयल टू रिप्लेस रशियन शॉर्टफॉल। अब रशिया से उतना ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है,
ठीक है। दूसरा ये है कि रशिया की खुद की अब ऑयल की नीड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। तीसरा कि हमारे यहाँ इस सीजन में मेंटेनेंस के लिए रिफाइनरीज बंद कर दी जाती थी, अब उसको दोबारा रिज्यूम किया है। और दूसरा थोड़ा सा पुअर वेदर की वजह से भी यहाँ से डिसरप्शन हुआ है रशिया की तरफ से। तो अब हमारी रिफाइनरी सब फिर से मेंटेनेंस के बाद दोबारा ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ से अब हम लोग रशिया से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से। कल ही मैंने गल्फ के साथ डिस्कस किया था, तब भी मैंने बताया था कि पहले गल्फ हमारी 55% ऑयल की नीड को फुलफिल करता था, लेकिन अब उसके बाद रशिया से ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, जो मोर देन 50% हमारी ऑयल नीड फुलफिल करने लगा था। लेकिन जैसे जब रशिया का डिस्काउंट कम होता जा रहा है, हम लोग वापस से मिडिल ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो सस्ता पड़ता है वहां से लेना। टैपिंग दी मिडिल ईस्ट क्रूड मार्केट, ये हमारे तीन लार्जेस्ट स्टेट रिफाइनर है। हालांकि सबसे बड़ी रिफाइनरी तो रिलायंस की है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की है। पब्लिक सेक्टर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, तो यहाँ पे मॉस्कोस ओन डिमांड इज राइजिंग एंड कमिटमेंट्स अंडर दी ओपेक पैक्ट। यस, ओपेक के अंडर में भी रशिया ने कमिट किया था कि हम प्रोडक्शन को कम करेंगे, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ये टेंशन बढ़ेंगी, क्योंकि उसका सिंपल है, जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं करेंगे। उसके टाइम पे यूएसए नंबर वन बन चुका था ऑयल प्रोडक्शन में, लेकिन ओवर सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनफैक्ट यूएसए के पेट्रोल पंप उल्टा जनता को पैसे दे रहे थे कि ये पैसे लो लेकिन ले जाओ पेट्रोल, क्योंकि वहां मशीनरी बंद नहीं करते, अदरवाइज उनको ऑपरेट करने में फिर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो वो लगातार क्रूड ऑयल निकाले जा रहे थे। ओके, तो ये हाल हो गई थी उस टाइम यूएसए में। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड लास्ट ईयर। ठीक है, मेंटेनेंस सीजन की वजह से, पुअर वेदर डिसरप्शन की वजह से, शिपिंग ट्रेडर्स इनकी वजह से भी थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला था। इंडिया रीथिंक $30 बिलियन प्लान टू कट सल्फर एमिशंस इन कोल प्लांट्स। अब यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाया था प्रीलिम्स में कि सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कहाँ से होता है, तो वो होता है पावर प्लांट से। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं उन सबको कहा था कि आप अपने सल्फर एमिशंस को कट कीजिए, और उसके लिए सरकार खुद ही लेकर आई थी 10 साल पहले ऑलमोस्ट $30 बिलियन का एक प्रोग्राम। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही कम रहा है। आउट ऑफ 540 पावर प्लांट यूनिट्स जिनको कहा गया था कि 2026 तक आप इंस्टॉल कीजिएगा FGD, दैट इज फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन, लेकिन आउट ऑफ दिस 540 पावर प्लांट्स जस्ट 8% ने इंस्टॉल किया इनको। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है ये काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, और मैन पावर भी नहीं है हमारे पास इसको ऑपरेट इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अब यहाँ पे सरकार ने कहा है कि हम इस FGD, दैट इज फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन की जगह यूज करेंगे लोकली मेड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, जो रिमूव करेगा फाइन पार्टिकल सच एज डस्ट एंड स्मोक को फ्रॉम द एमिशन। और इसकी कॉस्ट जस्ट 1/5 होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ FGD सिस्टम। तो हम जो थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि 2026 से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा इन इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट को करना ही होगा, तो सरकार अब कह रही है कहीं ना कहीं कि ठीक है, ये नहीं करते हैं हम लोग, इसकी जगह लोकली मेड सॉल्यूशन यूज करेंगे। और अब ना सीरिया में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारे, पूरी सीरियन टेरिटरी छोटे छोटे पॉकेट्स में बढ़ गई, जहां पे इन्फ्लुएंस रहा लोकल ग्रुप्स का, लोकल लोकल रेबल ग्रुप्स, इनका इन्फ्लुएंस रहा पूरी कंट्री में, इस पूरी सिविल वॉर में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक तो है कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स। नो, ध्यान से समझिएगा, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स विच इज लेड बाय द कुर्द्स। नो, कुर्दिस्तान का जो इशू है वो मैं पहले आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये कुर्द्स जो लोग हैं ये एथनिक एथनिक पॉपुलेशन है जो बिखरी हुई है, सीरिया में थोड़ी सी, ईरान में, इराक में, टर्की में। बट ये चारों ही कंट्री कहती हैं कि इन कुर्दिश को कोई अलग देश देने की जरूरत नहीं है, इनको सब्जुगेट करो। ठीक है, टर्की भी करता है, इराक भी करता है, सीरिया भी करता है। लेकिन सीरिया में ये जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, इनको सपोर्ट करा यूएसए ने। यूएसए ने सपोर्ट किया था इनको टू फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट, और आज भी करता है। लेकिन इन्हीं एसडीएफ के अगेंस्ट सीरियन आर्मी लड़ रही थी, और सीरिया की ही एक और आर्मी है, दैट इज सीरियन नेशनल आर्मी। अब इस सीरियन नेशनल आर्मी के साथ इस कुर्दिश आर्मी के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इस आर्मी को बैक कर रहा है टर्की। ठीक है, तो ये दोनों आर्मी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही हैं सीरिया में, एक को सपोर्ट कर रहा है टर्की, दूसरे को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। एंड आयरनी इज दैट कि यूएसए एंड टर्की अपने आप में दोनों नाटो मेंबर हैं। ओके, तो यहां पर इनमें जो फेस ऑफ चल रहा है उनके साथ प्रॉब्लम है कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कुर्दिश लेड, दे आर सपोर्टेड बाय यूएसए, एंड सीरियन नेशनल आर्मी दैट इज सपोर्टेड बाय टर्की।
राइट। तो ये दोनों लड़ रहे हैं, जबकि ये यूएसए और टर्की जो मदद कर रहे हैं इनकी, वो दोनों नाटो के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज सीरियन मिलिटियाज टू डिसआर्म एंड डिसॉल्व इनटू डिफेंस फोर्सेस। अब ये जो इतने सारे रेबल ग्रुप्स खड़े हो गए थे, चलिए बशर अल असद तो चला गया, अब क्या करना है? तो यहां पर जो सीरिया के न्यू रूलर बने मोहम्मद अल जोलानी, इनका कहना है कि ये इन सभी को डिसआर्म कीजिए, आप ऐसे वेपन्स नहीं रख सकते इतने बड़े बड़े, जो ऑब्जेक्टिव था वो हो चुका है पूरा, और आप में से कुछ लड़कों को डिफेंस फोर्स यानी कि सीरिया की जो नेशनल आर्मी है उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो इतने सारे रेबल ग्रुप्स के साथ टॉक्स की ना इस न्यू रूलर ने, उसने कुर्दिश लेड फोर्सेस को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि सीरिया का भी वही कंसर्न है कि इन कुर्दिश को कोई अलग देश देने की जरूरत नहीं है, इनकी आर्मी को तो हम पूरी तरीके से सब्जुगेट ही करेंगे, इन्हें तो नेशनल आर्मी में लेने की भी जरूरत नहीं है। राइट। सो यहाँ पे जितनी भी रेबल ग्रुप्स थे, दे रीच एन एग्रीमेंट विद कंट्रीज मिलिटियाज ऑन देयर डिसोल्यूशन एंड इंटीग्रेशन इनटू द रेगुलर डिफेंस फोर्सेस। Now, 13 years of civil war in Syria has left more than half a million people dead and fragmented the country into zones of influence controlled by different armed groups backed by regional and international powers। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि चलिए एटलीस्ट इनको इतना तो रहा कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ साइड रखते हैं और अपनी कंट्री को फिर से बनाते हैं, बट इसमें अभी भी ये लोग जो कुर्दिश लेड फोर्सेस हैं इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये फाइट कर रही हैं एक अलग कुर्दिश कंट्री के लिए। लेकिन एक बात है कि अगर कुर्द्स ने अगर आज सीरिया में अपना टेरिटरी ले लिया सेपरेट, तो कल को ये अपनी बाकी की टेरिटरी जो टर्की में बिखरी है वो भी मांगेंगे, ईरान में जो बिखरी हुई है वो भी मांगेंगे, और जो इराक में बिखरी हुई है वो भी मांगेंगे। यानी कि जितने एरिया में कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है फिर वो पूरी अपनी एक कंट्री डिमांड करना शुरू कर देंगी। इसलिए कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि इन्हें किसी भी कंट्री में एक आजाद देश मत बनाने दो, अदरवाइज ये फिर सब जगह डिमांड करेंगे। तो कुर्दिश को यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और बाकी रेबल ग्रुप्स के साथ टॉक्स की जा रही हैं। यूएस यूके क्रिटिसाइज कन्विक्शन ऑफ इमरान सपोर्टर्स बाय पाकिस्तानी मिलिट्री कोड। नाउ अब जाके यूएस यूके की आत्मा जागी है, जबकि ये बांग्लादेश को तो बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि आपके यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी यही हाल हुए थे, तब यूएस यूके ने बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया था पाकिस्तान को। ठीक है, क्योंकि इनको अभी भी यही लगता था कि तालिबान को कंट्रोल कर लेगा पाकिस्तान, लेकिन वो कर नहीं पाया, तो अब जाके यूएस यूके उतना पैम्पर नहीं करते पाकिस्तान को। अब ये कारकेस देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा बहुत नहीं, ये 50,000 ईयर ओल्ड है। ठीक है, बेबी मैमोथ है ये, जो पुराने एलिफेंट्स हुआ करते थे ना वो। तो 50,000 ईयर ओल्ड रिमेन्स ऑफ बेबी मैमोथ अनकवर्ड बाय मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट में जमा हुआ था, जैसे आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी होगी, ठीक है, वो भी 50 साल उसमें जमा रहा। दिस वॉज द बेस्ट प्रिजर्व मैमोथ बॉडी एवर फाउंड। इसका नाम रखा गया यना, एंड ये फीमेल मैमोथ है, और ये सिर्फ 1 साल एज रही होगी इसकी जब डेथ हुई होगी, और ये उस टाइम भी 100 किलोग्राम तक का था। ठीक है, और ये मिला कहाँ है? तो ये मिला है बाटागाई का क्रेटर, जो कि रशिया के फार ईस्ट रीजन एरिया ऑफ यकुतिया में आता है। और इसी क्रेटर में हमें पहले और भी एनिमल्स के कार्केसेस मिल चुके हैं, जैसे बाइसन, हॉर्सेस एंड डॉग्स, और थोड़े बहुत भी नहीं, 50-50 साल पुराने हैं। ओके। नो, एक साइंस पेज पे एक आर्टिकल आया है, दैट इज व्हाई डू वी लूज मसल मास विद एज। नो, आई वोंट से कि पूरा आर्टिकल काम का है आपके, लेकिन यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट हैं, और वो भी मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताऊंगा, कि क्योंकि शायद पता होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि उस आर्टिकल में कोई बहुत डीप में जाना है आपको। अगर आप क्लास 9th में आपने साइंस पढ़ी होगी, तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि पूरी साइंस में सिर्फ एक ही लाइन याद हुई थी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट दैट सब्जेक्ट। ओके, इतना ही समझ में आया था मुझे सिर्फ 9th क्लास में। सो माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता था? दे जनरेट दिस एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी होते हैं, दे प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो भी हमें सेल्युलर एक्टिविटीज के लिए जरूरत होती है अपनी बॉडी में, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, दे जनरेट एटीपी विच इज एसेंशियल फॉर सेल्युलर एनर्जी। नाउ दे आर इनहेरिटेड मैटरनली। अब ये याद रखना जरूरी है कि ये जो हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, ये एक्स से आता है, स्पर्म से नहीं ट्रांसमिट होते हैं, ये एक्स से आता है। सो ये जो भी इनहेरिट हो करेंगे हम, वो मैटरनल साइड से करते हैं, एज ओनली एक्स सेल ट्रांसमिट माइटोकॉन्ड्रिया टू द ऑफस्प्रिंग। अब याद कीजिए एक और टॉपिक, थ्री पेरेंट्स बेबी, उसमें क्या किया गया था? यही किया गया था। ठीक है, 2 विमेन्स इन्वॉल्व थी, 1
मेल इन्वॉल्व था और 3 पेरेंट्स बेबी किया गया था, क्योंकि जो डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया था उसको चेंज किया गया था एक थर्ड पर्सन से, क्योंकि वो सिर्फ एग सेल से ही मिल सकता है हमें, वो सिर्फ मैटरनली ही ट्रांसमिट हो सकता है। स्पर्म सेल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, फंक्शन इन मसल, अब मसल में इसका क्या रोल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी थ्रू दिस एटीपी, ओके, विच इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। बट जैसे जैसे हम लोग एजिंग बढ़ती जाती है, उम्र होती जाती है, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं एंड रिड्यूस हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, विच अफेक्ट्स द मसल मेंटेनेंस एंड द स्ट्रेंथ। ओके, सो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इसमें जो म्यूटेशंस होते हैं उस वजह से एजिंग के साथ इसका लिंक जोड़ के देखा गया रिसर्च में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन सेल इज जीरो, करीब 0.1% इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे सेल्स में जो होता है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा भी हमारे सेल्स में हमें ऑलमोस्ट 0.1% का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी देखने को मिलता है। और इनमें कुछ डिलीशंस होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है इनमें कुछ डिलीशन होने लगते हैं, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्यूमुलेट दीज डिलीशंस एज वी एज, leading to defective mitochondria, and these deletions impair ATP production, causing muscle atrophy. Chimeric RNA, now when mitochondrial DNA deletions result in hybrid or chimeric RNA, chimeric या chimeric whatever, okay, chimeric RNA disrupting the protein synthesis which is needed for mitochondria to function properly. ओके, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल अब यहाँ से डिसफंक्शन होना शुरू होगा, इसका असर हमारी मसल हेल्थ पर भी पड़ता है, लोअर एटीपी प्रोडक्शन, पुअर मसल ग्रोथ। ओके, और फिर जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट करने लगता है डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये हमारी सेल्युलर एजिंग को और एक्सेलरेट कर देते हैं। राइट, तो अब ये जो रिसर्च में जो इनसाइट्स निकल के आई हैं उसमें क्या देखा गया है, ए डिमॉन्स्ट्रेटेड लिंक बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिलीशन म्यूटेशन एंड एजिंग। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्टर की तरह काम करेगा, जिससे हम इन चीजों को अगर रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट स्लो डाउन कर सकते हैं। दे प्रोवाइड इनसाइट इनटू द एजिंग प्रोसेस एंड सजेस्ट इंटरवेंशंस टू स्लो डाउन द मसल डिक्लाइन। ओके, ये एक बायोमार्कर्स की तरह काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशंस एंड चिमेरिक आरएनए कैन एक्ट एज मेजरेबल इंडिकेटर्स ऑफ एजिंग, एंड दिस कैन असिस्ट इन अर्ली डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ एज रिलेटेड डिजीज। ओके, सो इंडिया में तो खासकर काम का है काफी, जैसे डेमोग्राफिक चैलेंज, इंडिया की इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन, तो एज रिलेटेड मसल लॉस could strain the healthcare system. So prioritize the research in aging and develop programs to support the elderly. Awareness program highlight the importance of lifestyle changes, etc. Okay, so बस उसमें काम का मुझे यही लगा था एक पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए अबाउट दिस सेकंड पॉइंट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.